बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल व्यू। मैं हूं आपकी होस्ट मशल बुखारी। नाज़रीन, आज का ये जो शो है ये हम कुछ थोड़ा सा मुख्तलिफ है, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि हम ये कोशिश करेंगे कि इस शो को हम मुनफरद बनाएं तो मेरे ख्याल में गलत नहीं होगी। कोशिश हमारी ये पूरी होगी जिसमें मैच्योर कंटेंट हमारी कोशिश होगी कि प्रोग्राम में शामिल हो, जिस पर लॉजिकल डिस्कशन हो, रियल इश्यूज़ को डिस्कस किया जाए, आम आदमी की बात की जाए, आम आदमी के मसाइल की बात की जाए और वो बात की जाए जो पाकिस्तान और पाकिस्तानियत की बात है। पाकिस्तान सेंट्रिक जो है ये हमारा शो होगा, हमारी ये पूरी कोशिश होगी। और ये सब होगा कैसे? ये प्रोडक्टिव और तामीरी जो तनकीद होती है, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है पाकिस्तान में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है उसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि कुछ गलत नहीं हो रहा या वो चीज़ें जिन पर तनकीद होनी चाहिए हम वो बात नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन तनकीद बराए तनकीद नहीं होगी। और ये सब हम करेंगे कैसे, इसका जवाब जो है इस सवाल का आपको मिल जाएगा जब मैं हमारे प्रोग्राम में शामिल जो हमारे ऑनरेबल पार्टिसिपेंट्स हैं मैं उनका तारुफ कराऊंगी। बड़ी खुशकिस्मती से हमारे साथ इस प्रोग्राम का मुस्तकिल हिस्सा होंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले स्टूडियोज़ में, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शहजाद चौधरी साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, डिफेंस एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट, और साथ साथ मारूफ कॉलमिस्ट भी हैं और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं एज एन एम्बेसडर। सर बहुत शुक्रिया, वेलकम अबॉर्ड, वेरी वार्म वेलकम जी। और दूसरे जो हमारे प्रोग्राम के पार्टिसिपेंट हैं वो हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद पंसौता साहब। अस्सलाम वालेकुम अहमद, कैसे हैं आप? खैरियत से? थैंक यू वेरी मच जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी। बड़े ज़बरदस्त आप का अंदाज़े गुफ्तगू है, मारूफ कानूनदान है और हमारी कोशिश होगी कि मुख्तलिफ मामलात के ऊपर जो आपकी लीगल एक्सपर्टीज़ हैं न सिर्फ उनसे हम इस्तिफ़ादा उठाएँ बल्कि दीगर जो मामलात हैं उस पर भी आपकी राय जो है वो हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सो सबसे पहले तो शहजाद साहब मैं ये चाहूँगी कि आप थोड़ा सा इस प्रोग्राम के हवाले से, क्योंकि हम आपकी शमूलियत हमारे लिए बड़ी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और आई एम रियली हैप्पी कि यू आर पार्ट ऑफ दिस शो नाउ, तो थोड़ा सा आगे इस शो के बारे में। देखिए, एक तो ये कि आप पहले से ये प्रोग्राम कर रहे हैं जी। और उसकी कंटिन्यूटी है। हम कोई इस तरह के कोई ख़ास उनसे फ़र्क नहीं है जो लोग पहले भी आते थे। आप माशाल्लाह खुद से इसको कंडक्ट कर रही हैं, तो मेरा ख्याल है कि जब हम इस प्रोग्राम को लेके चलेंगे आगे और कोशिश करेंगे कि इसको और इंटरेस्टिंग बनाया जाए। और जो इम्पोर्टेंट बात आपने की कि चूँकि आप आज HD चले गए, हाई डेफिनेशन पाकिस्तान टेलीविजन चला गया, तो हमारी डिस्कशन भी हाई डेफिनेशन होनी चाहिए। और इसका मतलब ये होगा कि हम कोशिश करेंगे कि जितने भी ये जो बातचीत पाकिस्तान के बारे में हो रही है हमारे यहाँ, इसको जितना हम डिफाइन कर सकें आम आदमी की समझ के हिसाब से, तो ताकि जो कभी अफगानिस्तान का मसला, कभी कश्मीर बेच दिया, कभी किसी ने कभी कश्मीर का सौदा हो गया, इन तमाम चीज़ों के बारे में जब हम गुफ्तगू करेंगे तो उम्मीद है कि जो हक़ाइक़ होंगे, जो हकीकत होगी, जिस तरीके से हमारे लोगों को समझना सोचना चाहिए, शायद हम वो आवाम तक बात पहुँचा पाएँ। तो ये आपके प्रोग्राम में हमारी कोशिश कम से कम मेरी होगी। आई एम श्योर अहमद खुद अपने तौर पे भी इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे और हमें उनकी मौजूदगी भी बहुत एसेंशियल है। अहमद, वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन दिस? आज बड़ा दिन था पाकिस्तान टेलीविजन के लिए। एक तो हम HD हो गए हैं, दूसरा फिर रीलॉन्च है इस शो का और फिर इस शो का आप हिस्सा हैं, तो मैं चाहूँगी कि आपके जहन में क्या है इस शो को लेकर, किस तरह से हमें चलना है? जी थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत मेहरबानी, आपने बड़े अच्छे कलमात जो है इरशाद फरमाए अबाउट मी, एंड आई एम वेरी लकी कि मैं प्रोग्राम में आपके साथ साथ शहजाद चौधरी साहब, जिनका मैं इंतहाई बहुत फ़ैन भी हूँ और उनकी मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ और उनको पढ़ता भी रहता हूँ, माशाल्लाह ही स्पीक सो वेल, तो उनके साथ मिलकर मेरी भी यही कोशिश होगी कि पाकिस्तान का इमेज जो है वो एक बेहतर इमेज बनाया जाए और जो हमारे आइन और दस्तूर के मुताबिक किसी भी चीज़ की कोई डेफिनेशन है, कोई तशरीह है या मेरी अंडरस्टैंडिंग है, उसको उसके पैराए में बिल्कुल डिस्कस किया जाए। और साथ साथ मेरी ये कोशिश होगी कि हम तनकीद बराए तनकीद ना करें, जहाँ पर होगी मैं बिल्कुल इंशाल्लाह सबसे पहले करूँगा और सीखा भी यही है अपने उस्तादों से, और जहाँ पर तनकीद की ज़रूरत नहीं है वहाँ तनकीद नहीं की जाएगी। रिफॉर्म जहाँ पर सजेस्ट करनी है वहाँ रिफॉर्म सजेस्ट की जाएगी। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान टेलीविज़न का जो एक नया आगाज़ है ये, और ये हमारे प्रोग्राम्स में भी जो हमारे कंटेंट है उसका भी एक नया आगाज़ होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर्ड डिस्कशन होनी चाहिए, एंड द जजमेंट शुड बी लेफ्ट टू द ऑडियंस कि ऑडियंस उसमें से क्या निकालती है
और वो खुद उससे, जिसे कहते हैं, व्यूअर्स डिसाइड करें कि बात कौन सी दुरुस्त है या कौन सी गलत है। हमारा काम है हकायक सामने रखना और अपनी इंटरप्रिटेशन और उसके ऊपर अपना तज्जिया करना। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। और चूँकि कश्मीर का जिक्र किया है शहजाद साहब ने भी, तो ये हो नहीं सकता कि अभी 5 अगस्त जो है वो गुजरा है, 5 अगस्त 2019 को 2 साल जो है मुकम्मल हो गए हैं जब भारत ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में एक गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम के ज़रिए वहाँ के लोगों के जो बुनियादी हुकूक हैं किस तरह से पामाल किया, और मुसलसल ये सिलसिला जो है मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी है। वहाँ पर कौन से ऐसे बुनियादी हुकूक हैं जो उनको दिए जा रहे हैं। एक तारीख का सबसे बड़ा जो लॉकडाउन है इस वक्त उससे गुजरा है मकबूजा जम्मू कश्मीर। वहाँ पर कम्युनिकेशन की, इंटरनेट की जो फैसिलिटीज़ हैं वो उनको प्रोवाइडेड नहीं है, लोगों को नज़रबंद कर दिया गया है वहाँ पर, और जिस तरह से ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया जा रहा है। इन 2 सालों में जो भारतीय हुकूमत या मोदी हुकूमत का एजेंडा था या जो वो चाहता था ये सब कुछ करके, वो किस हद तक अपने उन अज़ाइम में कामयाब या नाकाम हुआ है। बल्कि ऐसा लगता है कि उल्टा वो एक्सपोज हुआ है मकबूजा जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जिस तरीके से अब पूरी दुनिया इस पर बात करने लगी है और जिस तरीके से अभी हमने देखा कि जो यूरोपीय यूनियन है उसको ख़त लिखा गया यूरोपीय पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से, और उसमें ये कहा गया कि बाकायदा जो कुछ हो रहा है उसका नोटिस जो है वो यूरोपीय यूनियन को लेना चाहिए। इससे पहले डिसइंफो लैब जो है उसकी जो रिपोर्ट है वो भी सामने आई। इसी के हवाले से हमने एक रिपोर्ट मुरतब की है नाज़रीन, पहले आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर हम इस पर डिस्कशन करेंगे। जी दिखाइए। गुज़िश्ता 2 बरसों से मकबूजा कश्मीर में जारी सलामती के बहरान ने पूरे खित्ते की सिक्योरिटी को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है। मकबूजा कश्मीर में मौजूदा इंसानी अलमिया की सूरत हाल तब पैदा हुई जब भारत ने 5 अगस्त 2019 को एकतरफा इकदाम के जरिए मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म करते हुए जन्नत नज़ीर वादी को गैर इंसानी लॉकडाउन में जकड़ दिया। भारत के ये गैर कानूनी और गैर जमहूरी इक़दामात मसला कश्मीर से मुताल्लिक तमाम तर आलमी मुआहिदों और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की नफ़ी है। भारत के इन एकतरफा इक़दामात को मुस्तरद करते हुए पाकिस्तान ने बारहा 2 टोक अंदाज में भारत और आलमी दुनिया को बावर कराया है कि 5 अगस्त के इक़दामात की मनसूखी तक खित्ते में अमन के लिए भारत से किसी किस्म की बातचीत मुमकिन नहीं। दूसरी तरफ मकबूजा कश्मीर में मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में बदलने के लिए भारत एक तसलसल से साजिशी इक़दामात कर रहा है, जिनमें डोमिसाइल एक्ट और नई हल्का बंदियों से मुताल्लिक कवानीन में तरमीम शामिल हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान पुरजोर अंदाज में मसला कश्मीर की संजीदगी को आलमी फोरम पर उठा रहा है। मज़लूम कश्मीरियों की इखलाकी और सिफारती और सियासी हिमायत के तसलसल में पाकिस्तान भर में 5 अगस्त के दिन योम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया गया। हुकूमती और अवामी सतह पर भारतीय जबरो तसल्लुत के खिलाफ कश्मीरी अवाम के साथ यकजहती का भरपूर इजहार किया गया। इस बहरानी सूरत हाल में सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान फाशिस्ट मोदी सरकार पर सिफारती दबाव डालने में कामयाब होगा या भारत यूं ही अपनी हठधर्मी पर कायम रहेगा? क्या कश्मीर के मुनसिफाना हल के लिए पाकिस्तान की तमाम तर सिफारती कोशिशों की सिम दुरुस्त है? ये रिपोर्ट में भी सवाल उठाया गया, वही सवाल शहजाद साहब मैं आपके सामने रखूंगी। 5 अगस्त 2019 का जो ये इक़दाम था 2 साल इसको हो गए हैं और पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की इंटरनेशनल लेवल पे प्रेशर डालने की भारत के ऊपर कि वो इसको अंडू करे, जो भारत ने नहीं किया। क्या अब हम ये एज्यूम कर लें कि यही कश्मीर का फ्यूचर है और या ये कभी अंडू भी हो सकेगा? मिशेल देखिए, पहली बात तो ये है कि जो कश्मीर का मसला है वो आर्टिकल 370 या आर्टिकल 35A से उस तरह नहीं जुड़ा हुआ जिस तरह हम सब समझते हैं। यानी 35A तो जरूर जुड़ा हुआ है, जरूर 35A का ताल्लुक किस चीज़ से है कि आप डेमोग्राफिक जो है चेंजेस लाना चाहते हैं, वहाँ पे आप कश्मीरी किसी को बना देंगे कानून के तहत, जिसको जी चाहे बाहर से ला के उसको बसा दें, उसको बना लें। लेकिन आर्टिकल 370 बिल्कुल UNSC की रेजोल्यूशंस को इम्पैक्ट नहीं करता। सिमिलरली 35A भी उनको इम्पैक्ट नहीं करता। तो हमारा चूंकि स्टांस पाकिस्तान का वो हमारा अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं 1948 की और 1950 इस दौरान में कुछ 14-15 के करीब हैं, 21 हैं शायद, उनके ऊपर उन पे डिपेंडेंट है। तो उस वक्त तक तो आर्टिकल 35A उसका हिस्सा भी नहीं बना था। 1952 में बना आर्टिकल 35A उनके आइन का हिस्सा और 1954 में जाके बना आर्टिकल 370 उनके आइन का हिस्सा। तो हमारी रेजोल्यूशन जो है कश्मीर के बारे में वो तो उससे बहुत पहले की हैं।
इसलिए वो असरअंदाज नहीं होती। पाकिस्तान का लीगल जो स्टेटस है, पाकिस्तान का लीगल स्टैंड वो बिल्कुल अपने तौर पे वहीं मौजूद है। कश्मीरियों का जो मुकदमा है वो वहीं मौजूद है। पिछले 70 साल से जिस तरह से दूसरी है, बात, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आर्टिकल 370 था जिसमें स्पेशल स्टेटस मिला कश्मीर को, वो शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू के बीच में उसका फैसला हुआ। हुर्रियत पहले दिन से वो कभी भी उसका हिस्सा नहीं रही। हुर्रियत ने जब ये आर्टिकल 370 में शामिल भी हो, जब बन रहा था और 54 में शामिल भी हुआ, उस वक्त भी वो उन्होंने उसको रिजेक्ट किया। ठीक है। तो उनके नज़दीक आर्टिकल 370 की कोई हैसियत नहीं है। यही आवाज़ें अब आपको महबूबा मुफ्ती वगैरह की आवाज़ों में आएंगी। लेकिन उमर अब्दुल्ला अभी भी बात करते हैं कि हमें क्या मिला, अगर वो 2 साल हो गए तो हमारी यहाँ पे कौन सी सड़कें बनी, कौन से होटल बने, कौन सी नौकरियाँ आई वगैरह वगैरह। देखिए, कश्मीरियों का मुकदमा कश्मीरियों की हद तक, उनका जज्बा आज़ादी, उनकी, आपने पूछा ना एक सवाल ये भी छोड़ा उनने कि असर क्या हुआ। असर ये हुआ कि उनकी जद्दोजहद के अंदर और तेज़ी आ गई। उन्होंने कहा इस शातिर ने एक और चाल चली तो इसका मुकाबला हमें और अब तेज़ी के साथ करना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये तो एक तब्दीली होगी, बाकी बाद में बात कर लेंगे। लेकिन मेरी नज़र में आर्टिकल 370-35 पाकिस्तान के मुकदमे को, कश्मीरियों के मुकदमे को बिल्कुल किसी तरीके से नहीं छेड़ता। ठीक है, हमारा एक स्टांस है, हमने लिया कि रिवर्स करो, उसके बाद हम बातचीत करके इसको आगे लेके जाएंगे, लेकिन डज नॉट मीन कि हमारी लीगल पोजीशन किसी तरीके से इफेक्ट हो। बिल्कुल सही है अहमद, चूंकि जाहिर है आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए चाहूंगी कि जरा ये 35 आर्टिकल 35A और आर्टिकल 370 जो है, इसका जो लीगल स्टेटस है इस वक्त, इसको अगर रिवोक किया गया है तो जैसे कि शहजाद साहब कह रहे हैं कि इसका कोई इम्पैक्ट जो है वो उस स्टांस के ऊपर नहीं पड़ता जो पाकिस्तान का शुरू से था। जरा मैं चाहूंगी कि आप इसको एक्सप्लेन कर दें। जी बिल्कुल, मैं शहजाद साहब की बात से बुनियादी तौर पर इत्तफाक करूंगा, और उस इत्तफाक करने की रीज़न्स ये हैं कि उन्होंने यूनाइटेड नेशंस की जिन काउंसिल जो हमारी सिक्योरिटी रेजोल्यूशंस हैं जिनका जिक्र किया है वो इससे बहुत पहले की हैं। वो 1948 उन तनाजुर में है, और उसके अंदर बड़ी क्लियरली दी इंटेंट जो है वो मैंशनड है। और वो मैंशनड है कि जो कश्मीर का बेसिक पर्पज़ है, अगर कश्मीर ने एग्जिस्ट करना है तो किन पैराए और किन पैरामीटर्स के अंदर एग्जिस्ट करना है। ये तो एक इंडियन गवर्नमेंट के अपने जिसे कहते हैं स्टेप्स थे, और वो एक कोशिश की गई थी सारे के सारे इशू को स्पेसिफाई करके आर्टिकल 370 इंसर्ट करके कि जनाब हम उनको एक इंडिपेंडेंट स्टेटस देते हैं, जिसको हम अपनी आम जुबान में एक होम्योपैथिक किस्म की चीज दी गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि उनको अपना झंडा मिल जाएगा, बट दे वर स्टिल बीइंग कंट्रोल्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट। हाउएवर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑटोनॉमी दी हुई थी, इट वाज जस्ट एन आई वॉश फॉर द इंटरनेशनल पब्लिक। लेकिन साथ साथ जो नरेंद्र मोदी हुकूमत ने अपनी इलेक्शन के अंदर एक प्रॉमिस किया था, उस प्रॉमिस में से ये था कि ये जो थोड़ी सी भी हम आउटलेट देना चाहते हैं कश्मीर को, जिसको बुनियादी तौर पर पाकिस्तान और जनरली जो भी पाकिस्तानी इसको समझता है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता, उन्होंने वो भी विड्रॉ कर लिए। इससे जो इंपॉर्टेंट आई थिंक एस्पेक्ट इसका देखने वाला है वो ये है कि जो थोड़ी बहुत बेनिफिट्स अंडर आर्टिकल 370 थी वो भी विड्रॉ कर ली गई, जो उनको एक सेपरेट स्टेट का स्टेटस दिया गया था, या उनको एक सेपरेट फ्लैग की इजाजत दी गई थी, या उनको इजाजत दी गई थी कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑटोनॉमी दी गई थी, वो भी विड्रॉ कर ली। उसके अलावा जो सारे के सारे इकदाम आपने ओवर द लास्ट नॉट आई वुड से मंथ्स नहीं बल्कि अब तो ईयर्स वाली बात हो गई है, जिसमें जो वहां पर इंटरनेट की बंदिश की गई, वहां पर जिस किस्म की उनके ऊपर आप समझ लें कि बंदिशें लगाई गई, वो सारे के सारे पॉइंट आउट करते हैं कि अगर इसका कोई रियल ट्रू हल है तो वो वही रेजोल्यूशंस हैं जो यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस हैं। लेकिन उस रेजोल्यूशन को अवॉइड करने के लिए या उसके एसेंस को अवॉइड करने के लिए इस किस्म की चीजें सामने लाई जाती हैं। मैं समझता हूं पाकिस्तान की स्टेट का जो स्टांस है, हमारे वजीर आजम साहब का जो स्टांस है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब का स्टांस है, इंटरनेशनल मीडिया देखें, जर्मनी की स्टेटमेंट्स देखें, वो सब स्टांस यही है कि इसको विड्रॉ नहीं करना चाहिए था, बिकॉज इससे एस्केलेशन बढ़ेगी, कम नहीं होगी। एक ऐसी स्टेट जो ऑलरेडी फ्रीडम फाइटिंग में इस वक्त मशगूल है और उससे ज्यादा उनका उभर कर जज्बा सामने आया है, अगर आप उनको जो थोड़ी बहुत आई वॉश आपने किया है वो विड्रॉ करेंगे तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि कश्मीरीज बैठ तो नहीं जाएंगे? आई थिंक वो बहुत रेजिलियंट कौम है, वो एक ऐसी कौम है जिन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये प्रूव किया है कि इस किस्म के आई वॉश, इस किस्म के स्मॉल लीगल मेजर्स, स्मॉल लीगल सेटअप से उनको फर्क नहीं पड़ने वाला।
until and unless कोई रियल टाइम प्रॉपर डायलॉग होगा तो शायद कश्मीरीज उसको एक्सेप्ट करेंगे, बट एट दिस पॉइंट इन टाइम आई डोंट थिंक सो कि आर्टिकल 370 आर्टिकल 35A जिस तरह शहजाद साहब ने कहा इज इवन रेलेवेंट एनी मोर, बिकॉज देयर स्ट्रगल इज वे मोर सुपीरियर देन दीज टू प्रोविजंस ऑफ लॉ। सही। अच्छा, आपने यूनाइटेड नेशन की जो रेजोल्यूशंस हैं उनकी बात की, और इस पर भी भारत का एक बड़ा बार बार जो ये कहता है कि ये करारदादें जो हैं ये टाइम बार हो गई हैं। मैं इसके ऊपर भी ज़रा आपसे आपका मौक़िफ़ लूँगी, लेकिन उससे पहले शहजाद साहब, पाकिस्तान जब ये स्टांस ले चुका है कि जब तक ये इक़दाम अंडू नहीं करेगा भारत, तब तक हमारे ताल्लुकात जो हैं उस तरह से बहाल नहीं होंगे या मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे, तो आप समझते हैं कि ये तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब तक ये इसी तरह से सूरत हाल रहेगी, तो फिर तब तक क्या हम इसी स्टांस के ऊपर कायम रहेंगे? देखिए, या तो हम ये कहें कि बातचीत के साथ कश्मीर की आज़ादी का कोई मौका पैदा हुआ है। अभी तक हमारी तारीख में हमने 2-3 दफ़ा डायलॉग बड़े, बल्कि उससे भी ज़्यादा 1950s में भी बड़े अच्छे डायलॉग्स हुए जब जवाहरलाल नेहरू के ज़माने में, और वो खुद ही लेके गए थे मामले को सलामती कौंसिल में, तो उसके बावजूद ये सारा माहौल बना, लेकिन कश्मीरियों को वो आज़ादी नहीं मिल पाई। इनफैक्ट अगर बिल्कुल जिसे कहते हैं कि सच बोला जाए तो सच ये है कि कश्मीरियों की आज़ादी, कश्मीर की आज़ादी कश्मीरियों ने ही जीतनी है। भारत वो आसानी से प्लेट में रख के आपको देने वाला नहीं है। पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की जहाँ तक बात है, पाकिस्तान क्या समझता है, क्योंकि देखिए न्यूक्लियर पावर्स हैं दोनों, और पाकिस्तान समझता है कि न्यूक्लियर दो कंट्रीज जो हैं इनको जंग नहीं करनी चाहिए, और जो मामलात हैं उनको बातचीत के जरिए। तो बातचीत का मतलब ये है कि एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन आपकी होती है कि पाकिस्तान की भी है, वो है, उनकी भी होगी। एक मिनिमलिस्ट है कि ये कम से कम इस तरह ज़रूर होना चाहिए। दूसरी एक और जो चीज़ है वो आपको आज ये फैसला करना पड़ेगा, या जल्द ये फैसला करना पड़ेगा कि क्या ये खित्ता ज़मीन के बारे में है या ये इंसानों के बारे में है। दूसरा, क्या ये पाकिस्तान के बारे में है या ये कश्मीरियों की आज़ादी के बारे में है। सो दिस डिफ्रेंसिएशन, अब हमारे यहाँ चूंकि हम यूएनएससी के रेजोल्यूशन के साथ बंधे हुए हैं और वो लीगली एक बहुत और मॉरली बहुत स्ट्रांग पोजीशन है, और हम थोड़ा सा उस जगह को छोड़ते हुए घबराते हैं, लेकिन हमारी जो प्रोग्रेसिव थिंकिंग है, जो सोच है, जो ख्याल हमारा होना चाहिए, अब हमें थोड़ा सा, जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब बात की एक तकरीर में, आज़ाद कश्मीर जब गए इलेक्शन से पहले आज़ाद कश्मीर के, तो उन्होंने कहा कि मैं जब प्लेबिससिट हो जाएगा, हक के राय दही मिल जाएगा और आप लोग फैसला कर लेंगे, मकबूजा कश्मीर वाले भी, कि हम सब के सब पाकिस्तान के साथ मिलना चाहेंगे, तो मैं वादा करता हूं कि एक और रेफरेंडम कराऊंगा जिसमें मैं ये भी पूछूंगा कि वाकई में तुम पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हो या आज़ादी चाहते हो। अच्छा, इसकी वजह ये है, जो बड़ी बात थी, ये प्रोग्रेसिव है, ये सोचना पड़ता है आपको। यू हैव टू थिंक बियॉन्ड वेयर यू हैव बीन स्टैंडिंग। 75 साल से आप रुके हुए हैं, अब थोड़ा आगे सोचना पड़ेगा कि ये जो मशीन बंद हो गई थी, मशीन को चलाने के लिए कौन सा बाहर से कोई ऐसा चीज इस्तेमाल की जाए। बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की, जर्मनी है, यूरोपियन यूनियन है, इंग्लैंड है, वहां से आवाजें बड़ी अच्छी आ रही हैं, यूएस कांग्रेस से बड़ी अच्छी आवाजें निकली जो पहले कभी अभी तक कश्मीर के हल के लिए नहीं निकली थी। सब आवाजें आ रही हैं। या तो इनमें तेजी आ जाए और वो प्रेशर पड़े हर तरफ से जहां पर के वो इंडिया मजबूर हो जाए बैठ के बात करने पर और उनको कुछ हकूक देने पर, वरना कश्मीरियों के लिए हमें सोचना पड़ेगा कि अगर कश्मीरियों को अपनी आज़ादी जीतनी है तो हम उनको आज़ादी किस तरीके से मदद कर सकते हैं उनको जितवाने के लिए। और क्या ये मामला अब पाकिस्तान के लिए उस ज़मीन का मामला है या कश्मीरियों के लिए अपने मुल्क का, अपनी रियासत का मामला है। एक चीज़ याद रखिए, आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर, रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर का हिस्सा है जो उस वक़्त किसी और के कब्ज़े में है, रियासत यहाँ मौजूद है। तो ये सब चीज़ों को हमें इकट्ठा करके सोचना पड़ेगा, द वे फॉरवर्ड, एंड वी शुड बी मोर प्रैक्टिकल अबाउट हाउ टू रीच देयर। आपने जो बात की कि कश्मीर का जो मुकदमा है वो कश्मीरियों को खुद लड़ना है, लेकिन उसके लिए जो एक इंटरनेशनल सपोर्ट उनको चाहिए और जो ह्यूमन राइट्स के इदारे हैं, जिनमें यूनाइटेड नेशंस का इदारा है और ये तमाम इनका जो किरदार है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अहमद, ये जो अभी इससे पहले मैं पूछना चाह रही थी आपसे कि इंडिया बार बार ये बात करता है कि जो करारदादें थी यूनाइटेड नेशन की वो तो बहुत पुरानी हो गई, टाइम बार हो गई हैं। क्या आप समझते हैं कि इस बात की कोई कानूनी हैसियत है या ये सिर्फ जो है वो मौजू से हटाने के लिए या डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये बात की जाती है? मेरा अपना पर्सनल व्यू इस पर यह है जी कि जो इंडिया का इस किस्म का आर्ग्यूमेंट है वो इटसेल्फ टाइम बार्ड हो गया है। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ अ टाइम बार्ड रेजोल्यूशन। टाइम बार्ड रेजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट जो है, ये आई एम श्योर कोई इंडियन लीगल ब्रेन्स ही हैं, दे कैन कम अप विद सच अ सॉल्यूशन। यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन नंबर 39 जो है 1948 में जो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने अडॉप्ट की है, उसका मतन कहता क्या है? वो बड़ा सिंपल बात करता है। वो ये बात करता है कि एक पीसफुल रेजोल्यूशन होनी चाहिए
इस कश्मीर के इशू की, और उसके लिए उन्होंने बेसिकली उसको कमीशन की जिसे कहते हैं बनाने की बात हुई और कहा कि उसको जिस तरह भी लेकर आप आगे चलेंगे। लेकिन इस सारी बात में जो अब एक ट्रांजिशनल शिफ्ट आया जिसका जिक्र अभी शहजाद साहब ने किया है, मैं उनसे 100% एग्री करता हूं कि हमारे वजीर आजम ने फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एक बड़ी लॉजिक पर बेस करके बात की है। बात ये नहीं हो रही कि हमने एक जमीन का खत्ता लेकर अपनी जमीन के साथ जोड़ना है। इट इज नॉट अ बैटल ऑफ रेवेन्यू, और या इट्स नॉट अ बैटल ऑफ लैंड होल्डिंग का मसला है जी कि आपने साथ वाले की जमीन लेनी है। ये कश्मीरी जो लाखों कश्मीरी हैं उनका राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है, उनके हक खुदरादियत का मसला है, उनकी अपनी सॉइल का मसला है, उस जमीन का मसला है। सबसे पहले तो ये डिटर्मिन करना है। हम यहाँ पर पाकिस्तान में एयर कंडीशनर्स में बैठ के, ड्राइंग रूम्स में बैठ के बड़ा इजीली कन्वीनियंटली कह देते हैं पाकिस्तान का कश्मीर हो जाए, इंडिया का हो जाए। इट्स नॉट पाकिस्तान और इंडिया कश्मीर, वो कश्मीरियों का कश्मीर सबसे पहले है। उसके बाद सेकंड बात ये आती है जिसको हमें आके लेके चलना होगा, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने पॉलिसी दी है कि पहले ये डिटर्मिन हो जाए, प्लेबिसाइट हो जाए, ये डिटर्मिन हो जाए कि कहां वो जाना चाहते हैं, एंड देन वंस अगेन पाकिस्तान शुड मेक श्योर इन केस अगर ये डिसीजन आता है कि वो हमारे साथ जाना चाहते हैं या हमारे पास आना चाहते हैं कि क्या वो जेन्युइन डिसीजन है भी, क्या ये बात दुरुस्त है, एंड देन वी टेक इट फॉरवर्ड। अगर हम बैठकर सारे के सारे अपने तज्जिए का रुख एक तरफ रखेंगे कि जी कश्मीर हमने लेना एट ऑल कॉस्ट, और मुझे बड़ा अफसोस है कि जो हमारी ऑपोजिशन की जमातें हैं उनके ऊपर कि वो इस टाइम जो सारे का सारा नैरेटिव बिल्ड हो रहा है कि जी कश्मीर का सौदा कर लिया, कश्मीर का सौदा कर लिया। कश्मीर का सौदा ना करने की पोजीशन में कोई गवर्नमेंट आज तक है और ना ही आएगी। कश्मीर का जो भी डिसीजन है वो कश्मीरियों ने खुद लेना है। हाँ, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी इंडिया है। इफ इंडिया डिसाइड्स एंड पाकिस्तान डिसाइड कि हमने बैठकर इसका प्रॉपर पीसफुल रिजॉल्व निकालना है इन लाइट एंड स्पिरिट ऑफ द यूएन रेजोल्यूशंस दैट हैव बीन पास्ड ऑन द सब्जेक्ट, फिर तो ये बात दुरुस्त होगी। लेकिन जब आप किसी नेगोशिएशन में बैठते हैं या किसी लेट से आप डायलॉग में बैठते हैं, अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये तो चीज़ लेके मैंने जानी है, यू कैन नॉट डिसाइड इट। आई थिंक कश्मीरीज, आई होप एंड दिस इज द फाइनल रिजॉल्व टू दिस इशू, अगर ये बात इस तरफ जाती है तो शायद ये मसला हल हो भी जाए। जो ओल्ड स्कूल मेंटेलिटी है उससे हमें बाहर आकर एक प्रॉपर रिजॉल्व इसका करना पड़ेगा, वरना आई थिंक वी विल स्टिल कंटिन्यू टू फाइट फॉर ईयर्स। अच्छा शहजाद साहब, हम ये बात तो करते हैं कि हमें ये करना होगा, हमें वो करना होगा। इस हुकूमत ने, आप समझते हो कि नज़र आ रहा है पूरी दुनिया को, जितना इमरान खान साहब ने हर फोरम पे जाके दुनिया के कश्मीर के मुकदमे को उठाया है, UNGA हो या सदर ट्रंप के साथ उनकी मीटिंग्स हों या कहीं पे भी, उसके बावजूद आप समझते हैं कि कहीं कोई कमी रह गई, हमें मजीद सिफारती सतह पर या जो इंटरनेशनल लॉबिंग है शायद उसमें हमें मजीद काम करने की ज़रूरत है? सिफारती सतह पर चीज़ें चलती रहेंगी, ये चलती रहनी चाहिए। इसको ये हमारी ये जिम्मेदारी बनती है। अगर हम और कुछ नहीं कर सकते, जब हम कहते हैं इखलाकी, सिफारती, सियासी सपोर्ट कश्मीर की, तो उसका मतलब यही है कि हमें इसको करते रहना चाहिए जहाँ पॉसिबल हो, जहाँ मुमकिन हो। मैं समझता हूँ पिछले 2 साल में, 2.5 साल में जो जिस तरीके से इस गवर्नमेंट ने, ये प्राइम मिनिस्टर ने जहाँ जहाँ गए और फिर गवर्नमेंट ने जहाँ जहाँ इसको रेज किया, मेरा ख्याल है इफेक्टिवली पिछले बहुत सारे सालों को जब मिला लें तो उसमें लगेगा शायद हम ये कि हम PTV पे बैठ के इस हुकूमत की बात कर रहे हैं, बट द फैक्ट इज कि इस मामले को बहुत ज़्यादा बेहतर तौर पर उठाया गया है। मेरे ख्याल में हमने किसी हुकूमत में इस तरह से नहीं देखा इसकी इतनी आवाज़ कश्मीर के बारे में, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, कांग्रेस है, ब्रिटिश पार्लियामेंट है, यूरोपियन पार्लियामेंट है, जर्मन पार्लियामेंट है, हर जगह से, और फिर कुछ ये जो अखबारात बड़े बड़े हैं इन पे, इसमें मज़ामीन छपे इस तरह के, तो मेरा ख्याल है कि एक अवेयरनेस तो है। अब ये मेरे ख्याल में अहमद की बात को कंटिन्यू करते हुए, अगर हम कश्मीरियों को सेंट्रल बनाएं, यू नो, वी हैव टू फाइंड अ वे कि अच्छा ये विद इन द UNSC रेजोल्यूशन ये किस तरह मुमकिन होगा, क्योंकि अगर हम उसको छोड़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। तो इसलिए आपको UNSC रेजोल्यूशन के अंदर रहते हुए क्या तरीका है कि कश्मीरियों को सेंट्रल बनाते हुए, उनको फोकस देते हुए, हम ये देखेंगे कश्मीरियों के लिए क्या मुमकिन है, उनकी आज़ादी के लिए। उनको सांस आसानी से मिल सकता है, उनके पास डॉक्टर्स हैं, कोविड के ज़माने में सपोर्ट मिल सकती है, क्या कैन दे मूव अराउंड। जस्ट टू टेल यू, 1 लाख फौजी पिछले 1.5 साल में इंडिया ने ऐड किया है इंडिया के अंदर। 7.5 7.8 पहले थे, अब एक्चुअली 10 के करीब ले गए, यानी द मोस्ट डेंसेस्ट मिलिट्री ऑक्यूपेंसी एनीवेयर इन यू नो पर स्क्वायर किलोमीटर और समथिंग। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इन चीज़ों को, कश्मीरियों को आज़ादी देना इस वक्त सबसे ज़्यादा। आज़ादी का ये मतलब ये है ताकि वो इंसानियत के तौर पे खुला सांस ले सकें, अपनी बात कह सकें, जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं वो ले सकें। अगर हम इसको सेंट्रल करें तो शायद हमारी आवाज़ बेहतर तौर पर दुनिया में सुनी जाएगी।
अच्छा अहमद, ये जो एक इल्लीगल एक्ट जो है मकबूजा कश्मीर में मोदी हुकूमत ने किया, ये जाहिर है वहाँ पर जो मकबूजा कश्मीर की कानून साज असम्बली है, वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप या वहाँ की आवाम जो है उनको जाहिर है कॉन्फिडेंस में लिए बगैर किया, और एक इल्लीगल एक्ट था जो कि डिक्लेयर होना चाहिए था आलमी सतह पर। उसके बावजूद ना ही हम यूनाइटेड नेशंस या जो इंटरनेशनल लॉ है उसके हवाले से किसी किस्म का इस पर कोई ऐसा रद्द-ए-अमल देखते हैं। तो ये खामोशी जो है ये कितना बड़ा अलमिया है, आखिर क्यों खामोश है इंटरनेशनल लॉ भी, यूनाइटेड नेशन भी, इस तरह के इदारे? देखिए जी, इंटरनेशनल लॉ की जो एप्लीकेशन है, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि एक तो वो सारी की सारी कंसेंट बेस्ड, और वैसे भी इंटरनेशनल लॉ जो वो रिलेंट करता है हेवीली इन फेवर ऑफ द पावरफुल स्टेट्स। अगर आप उसका जो स्ट्रक्चर देखें तो वो 5 जो आपकी वीटो पावर्स हैं, फिर अगर आप यूएनएससी जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसको हेड इस वक्त इंडिया कर रहा है, तो ये सारे के सारे पावर कॉरिडोर्स हैं जिसमें ये लोग बैठे हुए हैं और ये उनको बड़े अपने तरीके से जस्टिफाई करके एंड दे वो हश करके थिंग्स आर हश्ड अंडर द कार्पेट, और उसको बड़े तरीके से कंट्रोल भी कर लिया जाता है। सो आई हैव नो एक्सपेक्टेशन कि मैं इंटरनेशनल फ्रंट पर इस तरह देखूंगा, एक दो स्टेटमेंट्स आएंगी। अब जिस तरह जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी एक दूसरे से बात करनी चाहिए, लेकिन ये एक्चुअल ये इस चीज़ का हल नहीं है कि हर दुनिया का जो तगड़ा मुल्क है वो एक दूसरे के बारे में कहें जी बात करें और उसको करें। बात तो आपके सामने जो इसके ऊपर हो रही है, मैं समझता हूं इसमें एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की इस वक्त ज़रूरत है, जिसका आगाज़ में वज़ीर आज़म साहब की जो भी पहले स्टेटमेंट का जिक्र किया आज़ाद कश्मीर में हो चुका है। इंडियन सुप्रीम कोर्ट से भी मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है, बिकॉज इंडियन सुप्रीम कोर्ट विद ऑल इट्स फॉल्ट्स या जो भी है, इंडियन सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑलवेज स्टूड बाय विद पीपल जिनके साथ किसी किस्म का जुल्म और तशद्दुद या कुछ भी हो रहा है। उसकी प्राइम एग्जांपल है जब कश्मीर में इंटरनेट की बंदिश हुई, उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली आके उसको अपोज किया और उसको कहा उसको खोला जाए। आप सोचिए, जो शहजाद साहब अभी बात कर रहे थे उसको आगे बढ़ाते हुए, कि आप खुद सोचिए कि एक ऐसा खित्ता जहां पर इंटरनेट बंद है, जहां पर बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, बेसिक ह्यूमन राइट्स नहीं है, वहां पर हम उनसे जाके बात करें कि जी आपका एक स्पेशल स्टेटस जो है वो वापस ले लिया गया, तो आप उस बारे में क्या ख्याल करते हैं? डू यू थिंक दे विल बी बॉदर्ड बाय दैट? ऑफ कोर्स दे आर नॉट बॉदर्ड, बिकॉज देव गॉट बिगर इश्यूज टू लुक एट, और वो उनके लिए बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं। सो दूसरा जो मैं समझता हूं ये 370 वाला काम किया गया है, 35A रेड विद 35A, ये काम किया गया है एज अ डिफ्लेक्शन कि इस चीज के अंदर सारे के सारे फंस जाएं, इस चीज को डिस्कस करना शुरू कर दें, ये चीज अदालत में चली जाए, इसके ऊपर सारी इंटरनेशनल फ्रंट पर डिस्कशन शुरू हो जाए एंड रियल इशू से हम डिविएट हो जाएं, जिसकी हम कोशिश कर रहे हैं मैं और शहजाद साहब कि हम उसको हाईलाइट करें कि बाबा 370 और ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि रियल इशू को लाइमलाइट में लाया जाए। और वजीर आजम साहब ने, मैं समझता हूं कि बड़ी उसके लिए कोशिश भी की, जो उधर यूनाइटेड नेशंस में जाके तकरीर की और बेतहाशा और फोरम्स पर, कि रियल इशू शुड बी केप्ट अलाइव which can only be resolved in light of the UN Council's resolutions। बाकी अगर हम कहेंगे कि 370 को वापस ले भी आए, सही, अब दुनिया भर से आवाजें उठना शुरू हो गई हैं इसके ऊपर। आप चाहे इसकी डिसइंफो लैब की रिपोर्ट हो, मैं आपको बताऊं बड़ी मजेदार, उनके थे एक वजीरे, हमने ब्रेक की तरफ जाना बस, इंटीरियर मिनिस्टर, उन्होंने आर्टिकल 370 बार, ये 1960 की बात बता रहा हूँ, अभी से कुछ काफ़ी साल, कितना 50-55 साल पहले, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 पे शोर मचा उनकी पार्लियामेंट में, गुलजारी लाल नंदा नाम था उनका। उन्होंने कहा कि ये कुछ भी नहीं है, इस पे क्यों घबराते हैं आप लोग, अपने लोगों को बताया पार्लियामेंटेरियंस को, ये तो एक सुरंग है, ये आर्टिकल 370 उसका शेल है, अंदर से सब खाली है। वो इसलिए खाली है ताकि हम आसानी के साथ कश्मीर जा सकें और वहां से वापस आ सकें। सो व्हाट ही वाज सेइंग, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि आर्टिकल 370 वाज अ शेल थ्रू विच दे कुड पास इजीली इनटू एंड आउट ऑफ कश्मीर, और वो जो करना चाहते थे। मोस्ट क्रिटिकल इज 35A, हमें उसको भी किसी तरीके से अपनी इंटरनेशनल लॉबिंग के अंदर बिल्ड करना चाहिए, ताकि वो भी हमारा एक ऐसा कि देखिए जी लोगों के हकूक थे, 19वीं सदी का कानून है, ये हमने नहीं बनाया हुआ, ये कश्मीरियों ने 1855 में या 45 में बनाया था ये 35A। उन्होंने कहा था हम डिसाइड करेंगे, हमारी असेंबली डिसाइड करेगी कश्मीरी कौन है, कौन प्रॉपर्टी ले सकता है, कौन नौकरी ले सकता है, कौन यहाँ पे रह सकता है। अच्छा, वो आप 19वीं सदी का आज 200 साल के बाद ये आदमी तब्दील कर रहा है उसको, तो समवन नीड्स टू स्पीक अप ऑन दिस। और जो बात सिर्फ शायद पाकिस्तान करता था 2 साल पहले तक, भारत ने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के ये सब कुछ करके और इस इशू को हाईलाइट किया, और अब हम देख रहे हैं कि दुनिया भर से भारत के खिलाफ जो कुछ वो मकबूजा कश्मीर में कर रहा है उस पर आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। उम्मीद करते हैं कि इस हवाले से मुज़ाकरात भी जो है वो शुरू होंगे और किसी न किसी हल की तरफ जो है ये मामला जाएगा। नाज़रीन, आप एक मुख्तसर सा ब्रेक लेना है मुझे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के हंगामी इजलास की, जो अफगानिस्तान के मामले पर बुलाया गया, उसमें क्या हुआ और पाकिस्तान किस तरह से इसको रिस्पॉन्ड कर रहा है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
कोई भी बैंक या सरकारी इदारा आपके अकाउंट डिटेल्स, पिन कोड, OTP या डेबिट क्रेडिट कार्ड नंबर जैसी एहसास डिटेल कभी नहीं पूछता। अगर कोई कॉल, ईमेल या SMS के जरिए आपसे ये डिटेल मांगता है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस कॉल की तमाम डिटेल अपने बैंक के कॉल सेंटर को पहुंचा दें। तो फिर आए मिलकर इन जालसाजों को पकड़ते हैं। A public service message by Pakistan Banks Association. वेलकम बैक। नाज़रीन, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाया गया जिसमें अफगानिस्तान का जो मामला है उसके ऊपर ज़ाहिर बात की गई और अफगानिस्तान के कहने पर ही ये इजलास जो है बुलाया गया था। आप जानते हैं कि 1 महीने के लिए जो भारत है वो इस सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास की सदारत कर रहा है और उसमें हमने ये देखा कि एक बार फिर वही भारत की जो ज़बान है वो अफ़गान गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव ने यहाँ पर भी इस्तेमाल की और पाकिस्तान को निशाना बनाया। ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ एक नैरेटिव जो है वो बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें एक बार फिर ये इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान के ऊपर कि अफगानिस्तान की तरफ से, अफगान हुकूमत की तरफ से कि वो तालिबान को सपोर्ट करे। हालांकि पाकिस्तान बार बार बड़ा क्लियरली ये कह चुका है कि हमारा कोई फेवरेट नहीं है अफगानिस्तान में और हम सिर्फ पीस प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे, किसी कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा जो है वो हम नहीं बनेंगे। अब ये बार बार इस तरह का इल्ज़ाम जो लगाया जाता है, एक तो अहमद, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पहले अमेरिका ने ये कहा और फिर अब बरतानिया ने भी इस इजलास के दौरान ये कहा कि अगर तालिबान ताकत के जोर पर हुकूमत कायम करते हैं अफगानिस्तान में तो हम इसको कबूल नहीं करेंगे। क्या ये बयानात आप नहीं समझते कि अक़वाम मुत्तहिदा पर असरअंदाज होने की एक कोशिश है, इन्फ्लुएंस करने की एक कोशिश है, उनकी जो अपनी एक इंडिपेंडेंट हैसियत है या जो कंसेंसस के साथ उनके पास इख्तियार है कोई भी फैसला करने का, ये उसको एक तरह से चैलेंज किया जाता है पहले से ऐसा नैरेटिव बिल्ड करके? देखिए जी, बात तो बड़ी सख्त है, लेकिन मैं आई थिंक एज एन एनालिस्ट मेरा फ़र्ज़ है कि मैं बात करूं कि एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, एज अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ एज वेल, जो मैंने ओवर द लास्ट 10-15 ईयर्स फैसले देखे हैं, प्रोसीडिंग्स देखी हैं, यूनाइटेड नेशंस का तरीक़ाकार देखा है, उसमें मुझे कहीं से इंडिपेंडेंस नज़र नहीं आती। ख्वाह वो कुलभूषण यादव का वाक़या हो, ख्वाह वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फ़ैसला हो, यूनाइटेड नेशंस के अंदर इंडिया का लॉबी करने का मामला हो, यहाँ से लेके कोई भी मामला हो, आप देखते हैं कि उसमें जो बिग 5 हैं उनका इन्फ्लुएंस हमेशा नजर आता है। अब आ जाती है बात इसके ऊपर कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो इतनी अच्छे और उस मशवरे देना चाह रहा है और या इन्फ्लुएंस करना चाह रहा है यूनाइटेड नेशंस को, तो मेरा उनसे सवाल ये है कि फिर आप इतनी देर अफगानिस्तान में क्या करते रहे हैं? अगर इस इशू का रिजॉल्व आप खुद नहीं निकाल सके तो आज आप इंटरनेशनल लॉ में उनको मशवरे दे रहे हैं, उनको आप यू आर ट्राइंग टू हैम्पर द प्रोसीडिंग्स। देखिए, यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत फिल्म थी, मुझे याद है, चार्ली विल्सन्स वॉर, और उसमें जब सेनेटर चार्ली विल्सन जो है वो दिखाता है कि जी दिस इज वेयर यू हैव टू गो एंड टेक ओवर इन अफगानिस्तान, तो उसको बताया जा रहा होता है कि ये एरिया है। तो उस एरिया का जब उसको बताया जा रहा होता है तो वहां पर एक वो बात करते हैं कि पाकिस्तान, सारे एरियाज पॉइंट आउट करते हैं, तो कहता ओ दिस इज अफगानिस्तान, यानी कि उसकी लोकेशन। एंड सेकेंडली एक उसी मूवी के अंदर इनकी एडमिशन है इस बात की कि अफगानिस्तान में जो कुछ करना था वो करके वो चले तो गए, लेकिन अफगानिस्तान को रिहैबिलिटेट नहीं कर सके। अगर वो उस टाइम पर रिहैबिलिटेट करते तो शायद आज सिचुएशन और होती। अब भी अमेरिका ने वही काम किया, जब उनको सूट नहीं करता वो वहां से एग्जिट कर गए। और आज इस किस्म के मामलात में अपने मुल्क से बैठकर चेंज ऑफ कमांड हुई है, उनकी प्रेसिडेंसी जब चेंज हुई है वहां पर, तो वो बड़े कन्वीनियंटली कहते हैं कि जी हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। तो फिर इस इशू का रिजॉल्व आप कैसे निकालना चाहते हैं? एक इशू जिसको हेड यूएनएससी में इंडिया खुद कर रहा है, बयान उस पे अमेरिका क्या आ रहे हैं, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि यहाँ पर क्या होगा? ऑफ कोर्स तालिबान को जब आप वहां पर मौका देंगे और वो उस एरिया के अंदर अपनी माइट जो है उसको एस्टैब्लिश करेंगे, अगर उसको रेजिस्ट करती है गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान या कर पाती है तो ठीक है, लेकिन ये कहना कि अगर वहां असर रसूख जोर से हुकूमत आएगी जिसको
अंडर एनी सर्कमस्टांसेस कोई भी सेन आदमी जस्टिफाई नहीं कर सकता, लेकिन ये बात करना असरअंदाज करने के मुतरादिफ, एंड आई थिंक it clearly shows that there is no independence in the decision making process at UNSC. Very unfortunate. FATF में भी हमने देखा शहजाद साहब किस तरीके से इन्फ्लुएंस करने की इवन भारत ने कोशिश की और वो इन्फ्लुएंस हुआ। अच्छा, इसमें एक तो ये मैं चाहूँगी कि आप इसी सवाल को भी एड्रेस कर दें, और दूसरे ये है कि क्या ये फ़ायदा उठाया गया इस मौके से, अफगानिस्तान ने भी फौरी तौर पर जो है वो हंगामी बुनियादों पर ये इजलास बुलाने का कह दिया, क्योंकि इस वक्त भारत जो है वो सदारत कर रहा था। एग्जैक्टली। तो देखिए, एक तो मैं कह रहा हूँ कि खुशकिस्मती से भारत सदारत कर रहा है, अफगानिस्तान पे उसने इजलास बुला लिया, लगे हाथों कश्मीर पे भी एक बुला ले। एग्जैक्टली, और वो जो करारदादे हैं जरा वो भी उन पे भी कर ले, उधर भी जुल्म हो रहा है लोगों के ऊपर, वो भी बेचारे 10-12 मिलियन लोग जो हैं वो परेशान घूम रहे हैं वहाँ पे, जैसे कि हम अपने हकूक मांग रहे हैं, खुद का कुछ तो उनका भी बनना चाहिए। तो एक तो ये मेरे ख्याल में उनको रिकमेंडेशन देनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि इस किस्म की जो मीटिंग्स होती हैं उसका मकसद मिलाइन करना है, और मैं वजह बताता हूँ क्यों। बेसिकली आप ये एक एलामिया जारी किया, ये नहीं बताया कि चैप्टर 6 ऑफ द यूएन के नीचे किया या चैप्टर 7 ऑफ द यूएन के नीचे किया। सही। अच्छा, चैप्टर 7 के नीचे करते तो आज कुछ ना कुछ किसी को करना था। जो करने वाले तो वो थे जो कि 22 साल रह के 20 साल चले गए यहाँ से, तो अब चैप्टर 7 भी खत्म हो गया, वो भी नहीं रह सकता। तो चैप्टर 6 के नीचे कर दिया, रिकमेंडेटरी नेचर का प्रोग्राम बना लिया। रिकमेंडेटरी नेचर के अंदर भी प्रोग्राम जब बनाया तो पाकिस्तान को मिलाइन किस लिए, 2 पार्टीज और थी इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट, अफगान गवर्नमेंट के अलावा और बाकी मेंबर्स ऑफ के अलावा। एक था अफगान तालिबान और एक थे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जिसको दुनिया भर के लोग कह रहे हैं कि आप हमारी मदद करें, तालिबान को मेज पे ले आएं, ये करवा दीजिए, ये करवा दीजिए, टेरर हो या पीस प्रोसेस हो, पाकिस्तान के अगर आप एक अच्छा काम कर रहे हैं तो वो दूसरी तरफ को भी तो बुला लीजिए ना, अफगान तालिबान को भी जगह दे दीजिए। यू डोंट हैव टू लिसन टू ओनली दी अफगान गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सुनना चाहिए ना, सिर्फ उनको मत मदऊ करें, उनको भी मदऊ करें। तीसरी बात, मुझे ये बताइए कि अगर यही यूएनएससी ने जो अभी कल मीटिंग की है अंडर द सदारत ऑफ इंडिया, अगर इन्होंने ही ये किस किस्म की बातें करनी थी, तो फिर ये 11 तारीख को जो एक्सटेंडेड ट्रॉयका है इसका करने का फायदा क्या था? 10 तारीख को दोहा के अंदर आपको अफगान गवर्नमेंट और अफगान तालिबान को मिलाने का फायदा क्या था? क्यों अमेरिका, चाइना, रूस और पाकिस्तान 11 तारीख को मिलकर इस खित्ते के बारे में और अफगानिस्तान के बारे में फैसले करेंगे? उधर तो भारत नजर नहीं आता। तो असल में इसको पंजाबी में पंजाबी का एक लफ्ज़ है दुख मिटाई, ये है सिर्फ और सिर्फ दुख मिटाई। ठीक है ना, हाथ में कुछ नहीं है, जितना शोर होगा कर सकते हो उतना बचाओ, अदरवाइज दैट इज द एसेंस ऑफ द एंटायर थिंग। गंदा करना चाह रहे थे लेकिन इंशाल्लाह गंदे खुद होंगे। पाकिस्तान को चाहिए भाई इसी एक महीने में कश्मीर के ऊपर मैं इसी पे आना चाह रही थी कि पाकिस्तान का रिस्पांस क्या होना चाहिए, क्योंकि फॉरेन ऑफिस ने तो बड़ा क्लियरली कहा है कि हमने कहा था, उसके बावजूद हमें मदऊ नहीं किया गया। इसके अलावा ये कि अफगानिस्तान जो कुछ कह रहा है हमारे तमाम एफर्ट्स के बावजूद, ये बड़ा अफसोसनाक है। लेकिन इससे बढ़ के क्या करना चाहिए पाकिस्तान? देखिए, सबसे बढ़ के तो ये है कि हमें जो अफगानिस्तान में हो रहा है, जहां तक पाकिस्तान का सर रसूख है, पाकिस्तान ने बिल्कुल बड़े क्लियर स्टांस लिया है कि सीज फायर कर लीजिए, जरूर कीजिए। उसकी पहली बुनियादी बात यह है कि आपको आपस में बात करना है, इंट्रा अफगान डायलॉग इज द की, इज द मेन थिंग। जब तक वो नहीं होगी उस वक्त तक, जब ये, और वो कह रहे हैं कि ये जो गनी साहब हटेंगे तो उसके बाद ही कोई मामला आपस में बातचीत के जरिए बनेंगे ना। गनी साहब उनसे बात नहीं करना चाह रहे और वो गनी साहब से बात नहीं करेंगे, तो गनी को हटाइए, अशरफ गनी को, और उसके बाद कोई ऐसी गवर्नमेंट लेके आए इंटरिम जो कि वहाँ पे फिर मामला को दुरुस्त किस्म की तरफ लेके जाए। ऑब्वियसली जंग बंद होनी चाहिए। और तीसरा, कोई भी फरीक जो ज़बरदस्ती जोर ज़बरदस्ती कब्जा करेगा उसके लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। ये याद रखें, जान करके, अगर उनको पता भी है कि अफगान तालिबान इस वक्त टेक ओवर करने की पोजीशन में, अभी नहीं 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, उम्मीद है इतनी लंबा ना चलेगा, लेकिन अगर वो आ भी जाते हैं तो उनको उस तरीके से मलाइन किया जाएगा कि 1996 वाला काम फिर हो जाएगा, उनकी रिकग्निशन इंटरनेशनली मुश्किल हो जाएगी, पाकिस्तान को उनके थ्रू फिर से फ्रेम किया जाएगा। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए मुश्किल चीजें आने वाली हैं। पाकिस्तान को चाहिए कि इन्वॉल्व होके एंगेज होके ट्राई एंड मिनिमाइज ये जो गंद खेला जा रहा है उसके अंदर उसको कोशिश करें। और अभी जब ट्रॉयका मिलेगा तो उनको बताएं कि जी अशरफ गनी साहब को समझाएं कि जान छोड़ें, अब वो लोगों को, जैसे लोगों को, अफगानियों को लेके आए जो कि बातचीत करके लोगों को अमन देना चाहते हैं और अफगानिस्तान में अमन लेके आना। बिल्कुल सही। अच्छा अहमद, मैं चाहूँगी इस पर आप भी जरा कमेंट कर दीजिए कि तमाम तर शोर शराबा करने के बावजूद भारत को कामयाबी नहीं हो रही है और जाहिर है कि वो इन्वेस्टमेंट भी डूबती नजर आ रही है जो अफगानिस्तान में साल साल से उसने लगाई। आप समझते हैं कि अब वो कोई और ऐसा तरीका इख्तियार कर सकता है जो जाहिर है पाकिस्तान के लिए भी खतरनाक हो
और इस खत्ते के लिए भी ख़तरनाक हो, जो पहले भी हमने देखा जौहर टाउन में जो कुछ हुआ, या इस तरह के और मज़ीद वाक़यात जो पेश आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर? देखिए जी, भारत इस वक्त इन अ पोजीशन ऑफ पावर तो है एज फार एज यूनाइटेड नेशंस इज कंसर्न्ड, लेकिन पाकिस्तान का रोल भी इस वक्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे शहजाद साहब ने कहा कि वी हैव टू बी वेरी वेरी वॉचफुल कि हम ओवर इन्वॉल्व भी ना हो और उतना इन्वॉल्व ज़रूर हों जितना ज़रूरत है, ताकि कल को अगर कोई भी सिचुएशन अफगानिस्तान में बनती है तो पाकिस्तान इज़ केपेबल ऑफ हैंडलिंग द इंटरनेशनल प्रेशर, केपेबल ऑफ हैंडलिंग व्हाटएवर इंटरनेशनल मीडिया सेज अबाउट पाकिस्तान, बिकॉज अफगानिस्तान में कम वट में जो कुछ आएगा उसका डेफिनेटली पाकिस्तान को उसके लेंस से देखा जाएगा। जिस तरह शहजाद साहब ने भी कहा कि वो 96 वाली सिचुएशन की बात है, बिल्कुल इन्वॉल्व उस हद तक होना चाहिए जहां तक हम कल को उस चीज़ को संभाल भी सकें। जहां तक इंडिया की बात है, मैं शहजाद साहब से एग्री करता हूं कि इंडिया, मेरा ख्याल है, वंस अगेन विल फेल इन इट्स नेफेरियस डिजाइन्स। वो सिर्फ एक तरीका किया जा रहा है कि हम कश्मीर जो रियल इश्यूज से हटा के इस तरफ ले आए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इंडिया को बेसिकली अफगानिस्तान का इतना दर्द है। दैट ऑल्सो प्रूव्स आर पॉइंट, जो कि हम बड़ी देर से कहते आ रहे हैं कि इंडिया का अफगानिस्तान के अंदर जो एक रोल रहा है इन डिस्ट्रक्शन, और पाकिस्तान के ऊपर भी जो साबका अदवार में इंडिया करता रहा है थ्रू अफगानिस्तान, वो बड़ा क्लियरली सामने आ रहा है। अगर इतना दर्द दिल है अफगानी लोगों के लिए या उनकी गवर्नमेंट के लिए, तो साथ ही जिन यूनाइटेड नेशन काउंसिल्स रेजोल्यूशंस का हम जिक्र कर रहे हैं उनको भी साथ रख लें। कितनी देर लगेगी उसको डिस्कस करने में? और जो चैप्टर 6 और चैप्टर 7 का फर्क बताया है शहजाद साहब ने, वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। आपकी एक हमारे लॉ में टर्म होती है प्रॉपर एंड नेसेसरी पार्टी। इस केस में जो नेसेसरी पार्टीज है उनको तो आपने बुलाया ही नहीं, आप सिर्फ उन लोगों को बुला के बिठा के, वो निशस्तम बर्खास्तम वाली बात है, और अपना एक उन पर डिसीजन सादर फरमा देंगे। कॉल अफगान तालिबान, इफ पाकिस्तान शुड आल्सो बी समन्ड, पाकिस्तान को बुलाया जाए, वहां बिठाया जाए, दो तमाम फरीक है ना। पाकिस्तान इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्टी इन ऑल ऑफ दिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, इसके ऊपर इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मज़ीद भी बात करेंगे। अगर एक आपने रिजॉल्व निकालना हो तो आपका तरीक़ेकार डिफरेंट। बिल्कुल ठीक है, टाइम हमारे पास बहुत कम है। मुश्किल वक्त है इस वक्त अफगानिस्तान की सूरत हाल को सामने रखते हुए पाकिस्तान के लिए भी बहुत वाइजली चलना होगा, बहुत ही कैलकुलेटेड स्टेप्स जो हैं और शायद मुश्किल फ़ैसले भी जो हैं वो पाकिस्तान को करने होंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि सूरत हाल जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगी। नाज़रीन, एक मुख्तसर सा हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे टोक्यो ओलंपिक्स 2021 की, जिसमें पाकिस्तान की क्या कारकर्दगी रही और जो परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान की बड़ी अफसोसनाक है। इसकी वजूहात क्या हैं और कैसे बेहतरी लाई जा सकती है, इस पे हम डिटेल्ड गुफ्तगू करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। काम करती हैं। आम तासुर है कि मकामी सतह पर खेलों के मरबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की गैर मौजूदगी और मतलूबा फंड्स की कमी एक बड़ी वजह है, जिसके बायस बासलाहियत खिलाड़ियों को ट्रेनिंग और तैयारी का वो माहौल मुयस्सर नहीं आता जो आलमी मुकाबलों के लिए एक बुनियादी तकाजा है। आखिर क्या वजह है कि कौमी खेल हॉकी के मैदान जो कभी जीत के नारों से गूंजते थे आज बिल्कुल खामोश हैं? ऐसी सूरत हाल में टोक्यो ओलंपिक्स में हॉकी टीम की गैर मौजूदगी का असल जिम्मेदार कौन है? इसकी निशानदही वक्त का अहम तकाजा है। दूसरी तरफ एथलेटिक्स एसोसिएशन आलमी मेयार के एथलीट्स की निशानदही में तसलसल से क्यों नाकाम हो रही है, ये जानना भी ज़रूरी है। ताहम इस मायूस कुन सूरत हाल में तलहा तालिब और अरशद नदीम की कारकर्दगी ने कौम की ढारस बंधाई है। अगर मनसूबाबंदी दुरुस्त अंदाज से की जाए तो खेल के आलमी मैदानों में पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद किया जा सकता है। रिपोर्ट आपने देखी नाज़रीन, और जो कारकर्दगी रही है पाकिस्तान के खिलाड़ियों की, एक तो पहली बात यह कि जो डेलीगेशन था उसमें तादाद बहुत कम थी। शहजाद साहब, एक तो फैक्टर इसमें यह है कि जो हुकूमती सरपरस्ती है वो ना होने के बराबर है। जिस तरह से सपोर्ट किया जाना चाहिए, फैसिलिटेट किया जाना चाहिए, उस तरह नहीं किया जाता। लोग अपने ओन पे, बासलाहियत बहुत हैं हमारे लोग, और अपने ओन पे हमने देखा तलहा तालिब हो या दीगर खिलाड़ी हो, उन्होंने किस तरीके से मेहनत करके वो यहाँ सबसे पहले तो सलाम उनको, क्योंकि 2 घंटे के लिए आज पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया ने देखा।
ये बड़ा मुश्किल होता है, कम होता है कि पाकिस्तान का नाम इतनी तवातर के साथ और इतनी देर तक लोगों की नज़र में रहे और पाकिस्तान के झंडे और रंग चलते रहें, जो कि आज अरशद नदीम लेके चला। सिमिलरली तलहा तालिब जिस दिन उन्होंने किया। देखिए, जब खेलें जो होती हैं ना, खेलें कल्चर का हिस्सा है। किस तरीके से कि अगर किसी मुल्क का कल्चर स्ट्रांग होगा, खेलें स्ट्रांग होंगी, तो एक क्रिकेट की टीम, एक वर्ल्ड कप की विक्ट्री, कोई हॉकी के अंदर बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस, एथलेटिक्स के अंदर, ये जो स्पोर्ट्स एक्चुअली गेट्स यू टुगेदर। आपके जो आप में फ़र्क होता है, किसी भी कौम बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसके अंदर जहाँ पे भी मुश्किलात तो वो ख़त्म हो जाती हैं, लोग मिल जाते हैं, एक नुक्ते पे जाके खड़े हो जाते हैं। ये स्पोर्ट्स की जिम्मेदारी है, स्पोर्ट्स की ये एक फैक्टर होता है जो कि आपको फ़ायदा देता है। पाकिस्तान में जब आपकी फेडरेशंस कमज़ोर हो जाएंगी, जब फोकस ख़त्म हो जाएगा, जब नौकरी का सबब बन जाएगा फेडरेशन में जगह मिलना, और फेडरेशन में, ओलंपिक एसोसिएशन में 17 20 साल तक लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, आपको ये पता है कि इस साल या पिछले साल 10 साढ़े 10 या 40 करोड़ के करीब पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने वापस किया कि हमें ज़रूरत नहीं है, आपके पास एथलेटिक्स फील्ड नहीं है, आपके पास फील्ड हॉकी की ख़त्म हो गई है, आप टर्फ्स नहीं बिछा सकते, ग्राउंड। तो जब तक आपके ज़िले सतह पे, फिर उसके बाद इंस्टीट्यूशंस के लेवल के ऊपर, फिर कॉलेजेस के अंदर, इम्पॉर्टेंटली जहाँ पर हम सब लोग अपना खेलना सीखे, और ग्राउंड्स के अंदर जो था, जब तक वो नहीं होगा उस वक्त तक हमारी, बट दैट हैज़ टू बी डन अंडर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। अगर और कुछ करें ना करें, इसको पकड़ लें, दैट इज वेयर वी वांट टू बिल्ड अप। और वी मस्ट हैव एन एथलेटिक्स के, हमारा एक माइंडसेट और एक मिजाज होना चाहिए एथलेटिक्स का। ये लड़के बेचारे कहाँ से निकलते हैं? अपने गाँव के अंदर से निकलते हैं। तो इफ दे वर ओनली कोच्ड वेल, आपको पता है कि जो नीरज आज जीता है, जो कि जैवलिन ही, वो जो भारतीय खिलाड़ी था, ये 2 महीने इसने यूरोप के अंदर ट्रेनिंग की है ओलंपिक्स पे जाने से पहले। और ये हमारा लड़का बेचारा, ये मियां चन्नू में जो खुद से ट्रेनिंग करता है। हमारे खिलाड़ी के साथ जी कोच नहीं भेजते हैं अहमद, हमने देखा कितना अफसोस की ये बात है कि आपके साथ आपका कोच नहीं भेजा जा रहा, बल्कि एसोसिएशन का एक जो ऑफिशियल है वो शायद उसकी जाती कोई ख्वाहिश होगी कि वो चला गया वहाँ पे। ये क्या तरीका है? फिर फ़लस्तीनी कोच को जो है उसको वहाँ पे उसकी मदद लेनी पड़ी। सो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये क्या फेडरेशन नहीं देख रही है, हुकूमत नहीं देख रही है, इसकी सरपरस्ती क्यों नहीं हो रही है, और मज़ीद आप क्या समझते हैं क्या फैक्टर्स हैं? मैं जी आपके अभी सवाल के जवाब के लिए आई विल वेयर अ डिफरेंट हैट एज अ स्पोर्ट्समैन माई सेल्फ वाज रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान हॉकी अंडर 19। मेरे लिए बहुत ज़्यादा अफसोस का मकाम था ये देखना कि हमारी हॉकी टीम वहाँ नहीं थी, और जो एथलीट्स गए थे उन एथलीट्स के साथ जो वहाँ सलूक हो रहा था कि नो फैसिलिटीज़ अवेलेबल, नो कोचिंग अवेलेबल है, कोचेज़ ना होना, मैं समझता हूँ उसके बावजूद जो उन्होंने वहाँ परफॉर्मेंस दी है, मैं आई सल्यूट दीज एथलीट्स। और बिल्कुल शहजाद साहब की बात सही है कि आज एक बड़ा, जिसे कहते हैं, प्राउड मोमेंट था जब पाकिस्तान का फ्लैग इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज ऑड्स वहां पर लहराया जा रहा था। लेकिन अब जो दूसरी साइड हमें जिसको बड़ा गौर से देखना है, एक बड़ी मशहूर कहावत थी कि द बैटल ऑफ वाटरलू वाज वन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ हीटन एंड हैरो। ये वो ग्राउंड्स की ट्रेनिंग्स थी, ये वहां प्ले फील्ड्स की ट्रेनिंग्स थी जो कि आपको बाद में आर्मीज में, मिलिट्रीज में जगह जगह पर हेल्प करती थी। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर मैं एक बॉडी बिल्डर को मिला था जिस साहब के पास पैसे पूरे नहीं थे करने के लिए, लेकिन वो कोई गालिबन पता नहीं यहाँ का बड़ा एक टाइटल जीता हुआ था। देखिए, गवर्नमेंट को हंगामी तौर पर अपनी स्पोर्ट्स को लाइव करना पड़ेगा। 92 में पाकिस्तान वाज 4 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन इन 4 डिफरेंट स्पोर्ट्स। इस टाइम पे हमें ये डिफिकल्टी हो रही है कि हम पूरी अपनी टीमें लेके वहां जा भी सकते हैं कि नहीं सकते। ये क्लियरली ट्रेनिंग की जरूरत है, और ये जो फंड वापस करके अपने आप को बड़ा दिखाया जा रहा है कि जी हमने बड़ी अकाउंटेबिलिटी की और फंड वापस कर दिया। आप मेरे साथ चलिए, मेरा शहर फैसलाबाद गढ़ है हॉकी का, लेकिन वहां बच्चों के पास हॉकी स्टिक्स के पैसे नहीं है, वहां पर ग्राउंड्स के पैसे नहीं है। ये वहां पर जाके आपको डाइवर्ट करना पड़ेगा। बड़े शहरों में स्पोर्ट्स नहीं होती, स्पोर्ट्स हमेशा रूरल एरियाज में, देहातों में से स्पोर्ट्समैन निकलते हैं। वहां पर आप उनको ग्राउंड्स दीजिए, वहां पर आप उनको जब ग्राउंड्स देंगे, उनकी ऑटोमेटिकली जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हैं वो और तरफ जाएगा, यूथ आपका और तरफ नहीं जाएगा। आपकी यूथ में बहुत बहुत टैलेंट मौजूद है। मुझे याद है एक फिल्म है अंग्रेजी की, बॉर्न फ्री, उसमें एक वो खातून लिखती है कि जब मैं उधर अफ्रीका में टाइम करती थी तो मेनी अ टाइम्स आई हैड सीन द वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बीइंग ब्रोकन। सो मेरा सवाल ये है कि यही पाकिस्तान में सिचुएशन है। इस मौजू के ऊपर बात करने के लिए मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, शायद आप अभी मोहम्मद वसीम के हवाले से बात करना चाहे थे, पाकिस्तानी बॉक्सर जो कि 12 मुकाबले जीते इंटरनेशनल लेवल के, लेकिन फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है उनको नहीं मिली, जिसकी वजह से उनको जो है पीछे हटना पड़ा। मोहम्मद आसिफ जो है वो वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन थे, फिर बाद में आर्मी चीफ को आना पड़ा, इन्वॉल्व होना पड़ा उनकी थोड़ी सी फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए, और वो जा सके मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए। सो ये बहुत
सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं, जिनको सपोर्ट की ज़रूरत है, इंकरेजमेंट की ज़रूरत है, रिवॉर्ड की ज़रूरत है जिनको नहीं मिलता। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है और हुकूमत को चाहिए कि वो इसके ऊपर काम करे। प्रोग्राम का वक्त चूँकि यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अहमद तनसोता, आपका भी बहुत शुक्रिया और शहजाद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आपसे कुछ मज़ीद मौज़ूआत के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।